हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 3 यानी द गंगा का लाइन बाय लाइन करके हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर के एक एक लाइन का हिंदी अर्थ बताने के साथ साथ जो भी कठिन वर्ड्स रहेंगे उनका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, ताकि आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। इस चैप्टर यानी द गंगा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। 14 नवंबर 1889 को जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सन 1947 में देश को आज़ाद होते ही स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। यही कारण है कि 27 मई 1964 को उनका मृत्यु हो जाने के बाद यानी 27 मई 1964 को जब उनका मृत्यु हो जाता है तो बच्चों के प्रति उनके असीम प्रेम भावना को देखते हुए सर्वसम्मत से ये फैसला लिया गया कि अब से प्रत्येक वर्ष उनके जन्म यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तभी से यानी उनके मृत्यु के बाद से ही हम सभी उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि पिछले वर्ष आपने अपने स्कूल में बाल दिवस को सेलिब्रेट किया था या नहीं। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक जाने माने लेखक भी रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, ये सभी इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं। ये चैप्टर भी यानी द गंगा उनके द्वारा सन 1954 में लिखित विल एंड टेस्टामेंट से लिया गया है। विल एंड टेस्टामेंट का हिंदी अर्थ होता है इच्छा पत्र और वसीयतनामा। अतः ये स्पष्ट है कि इस चैप्टर में उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है और इसके साथ साथ भारत और उसके लोगों के प्रति अपनी प्रेम भावना को भी व्यक्त किया है। उन्होंने इस चैप्टर में अपनी इच्छा प्रकट की है कि जहाँ कहीं भी उनकी मृत्यु हो उनके शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए तथा उनके शरीर की राख को उनके जन्मभूमि यानी इलाहाबाद भेज दिया जाए और उस राख की एक मुट्ठी को गंगा नदी में फेंक दिया जाए तथा शेष भाग को हवाई जहाज में रखकर हवा में ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उसको बिखेर दिया जाए ताकि उनकी राख भारत के धूल व मिट्टी में अभिन्न रूप से मिल जाए। यानी इस चैप्टर में उन्होंने ऐसी इच्छा अपनी प्रकट की है। तो मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दी। अब चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो को हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेहरू जी यहाँ पे लिखते हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। लिखते हैं कि आई हैव रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया है। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। सो मच इतना अधिक, लव एंड अफेक्शन प्रेम और स्नेह, अफेक्शन का मतलब स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल भारतीय लोगों से। मतलब नेहरू जी लिखते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है, दैट की नथिंग कुछ भी नहीं, आई टू डू कैन रीपे मैं चुका सकता हूँ। रीपे का मतलब होता है चुकाना या अदा करना। इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इवन यहाँ तक कि ए स्मॉल फ्रैक्शन एक छोटा सा भाग, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग, ऑफ इट इसका, यानी कि मैं इसका एक छोटा सा भाग भी नहीं चुका सकता। मतलब ये हुआ कि नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है कि मैं इसका एक छोटा सा भाग भी नहीं चुका सकता। एंड इंडीड और वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट वापसी भी नहीं हो सकता। रीपेमेंट का मतलब होता है वापसी। आप सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन, आप सो प्रीसियस ए थिंग इतने बहुमूल्य चीज का, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, एज अफेक्शन स्नेह जैसे, अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, यानी और वास्तव में स्नेह जैसे इतने बहुमूल्य चीज का वापसी भी नहीं किया जा सकता। एक बार रिवाइज करता हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है कि मैं इसका एक छोटा सा भाग भी नहीं चुका सकता और वास्तव में स्नेह जैसे इतने बहुमूल्य चीज का वापसी भी नहीं हो सकता। Many have been admired, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। नेहरू जी कहते हैं कि बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। admired का मतलब होता है प्रशंसा करना। Some have been revered, कुछ लोग श्रद्धेय रहे हैं। revered का मतलब श्रद्धेय। But लेकिन the affection of all classes of the Indian people, the affection स्नेह of all classes सभी वर्गों का, classes का मतलब श्रेणी या वर्ग, of Indian people भारतीय लोगों के, यानी भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह हैज कम टू मी मुझ तक आया है। इन सच अबेडेंट मेजर इतने प्रचुर मात्रा में, दैट की, अबेडेंट का मतलब होता है प्रचुर, मेजर का मतलब मात्रा, दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड मैं बहुत खुश हो गया हूँ, बाय इट इससे,
ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बहुत खुश होना या अभिभूत होना। यही नेहरू जी किससे खुश हो गए हैं? भारतीयों के द्वारा प्राप्त इतने प्रचुर मात्रा में स्नेह से। एक बार रिवाइज करता हूँ इसको। अर्थात नेहरू जी कहते हैं बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोग श्रद्धेय रहे हैं, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह मुझे इतने प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है या फिर मुझ तक इतने प्रचुर मात्रा में आया है कि मैं इससे बहुत खुश हो गया हूँ या फिर अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं सिर्फ व्यक्त कर सकता हूँ, द होप, आशा। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए वर्षों में, रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए, आई मे लिव, मेरे जीवित रहने के। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा। अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य। ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के, एंड दियर अफेक्शन, और उनके प्रेम के। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैं सिर्फ आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवित रहने के बचे हुए वर्षों में मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। यानी नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं भारतीय लोगों और उनके स्नेह के लिए अयोग्य नहीं होऊंगा, यानी मुझे उनसे स्नेह मिलता रहेगा। इस पूरे पैसेज को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है कि मैं इसका एक छोटा सा भाग भी नहीं चुका सकता, और वास्तव में स्नेह जैसे इतने बहुमूल्य चीज का वापसी भी नहीं हो सकता। बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोग श्रद्धेय रहे हैं, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह इतने प्रचुर मात्रा में मुझ तक आया है कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ, मैं इससे बहुत खुश हो गया हूँ। मैं सिर्फ आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवित रहने के बचे हुए वर्षों में मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। नेहरू जी फिर लिखते हैं कि टू माई इनमेमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी। इनमेमरेबल का मतलब होता है असंख्य, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, और कोलिग्स का मतलब होता है सहकर्मी। यानी मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी। आई ओ, मैं ऋणी हूँ, ओ का मतलब होता है ऋणी। एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के गहरे ऋण का। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, डेप्थ का मतलब होता है ऋण। ध्यान रहे, डेप्थ का मतलब होता है ऋण और ओ का मतलब ऋणी। यही नेहरू जी कहते हैं कि मैं, अर्थ यहाँ से लगाएंगे, कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के कृतज्ञता का गहरा ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम साथ साथ रहे हैं। ज्वाइंट पार्टनर्स का मतलब साथ साथ रहना। ज्वाइंट्स का मतलब होता है जुड़े हुए, पार्टनर्स का मतलब साथी, मतलब हो जाएगा जुड़े हुए साथी, यानी साथ साथ रहना कह सकते हैं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम साथ साथ रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कार्यों में। अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है कार्य, यानी हम महान कार्यों में साथ साथ रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और साझा किया है। क्या साझा किया है? ट्रियम्फ, विजय, एंड सारो, और दुख। विच, जो इनवेटेबली, अनिवार्य रूप से, ए कंपनी देम, उनके साथी हैं। ए कंपनी मतलब होता है साथी, इनवेटेबली मतलब अनिवार्य रूप से। यानी हम महान कार्यों में साथ साथ रहे हैं और विजय तथा दुख को साझा किया है, जो अनिवार्य रूप से उनके साथी हैं। रिवाइज करता हूँ एक बार। मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के कृतज्ञता का गहरा ऋणी हूँ। हम महान कार्यों में साथ साथ रहे हैं और विजय तथा दुखों को साझा किया है, जो अनिवार्य रूप से उनके साथी हैं। वेन आई डाई, फिर नेहरू जी लिखते हैं कि वेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो या फिर जब मैं मरूं। डाई का मतलब होता है मरना। आई शुड लाइक, मैं पसंद करूंगा या फिर मैं चाहूंगा कि माई बॉडी, मेरे शरीर का, टू बी क्रिमेटेड, दाह संस्कार किया जाए। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, इफ, अगर, आई डाई, मैं मरता हूँ, इन ए फॉरेन कंट्री, विदेश में, यानी अपने देश में नहीं किसी दूसरे देश में। अगर मैं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी, कामा यहाँ पे लगा हुआ है, तो माई बॉडी, मेरे शरीर का, शुड बी क्रिमेटेड दियर, वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। क्रिमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार करना। एंड माई एसेस, और मेरे राह को सेंट, भेज दिया जाए, टू इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है या फिर मैं चाहूँगा या फिर मैं पसंद करूँगा कि जब मैं मरूँ तो मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, और अगर मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन राखों का एक छोटी मुट्ठी, एसेस का मतलब राख, इन राखों का एक मुट्ठी, शुड बी थ्रोन, फेंक दिया जाए। थ्रोन का मतलब होता है फेंकना। इन द गंगा, गंगा नदी में, यानी इन राखों की एक मुट्ठी गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और बड़े भाग को, मेजर का मतलब होता है बड़ा, पोर्शन का मतलब भाग या हिस्सा,
और बड़े भाग को ऑफ देम इसके डिस्पोज्ड ऑफ निपटारा किया जाए। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है निपटारा करना। इन द मैनर तरीके से, मैनर का मतलब तरीका, इंडिकेटेड बेलो नीचे निर्दिष्ट, इंडिकेटेड का मतलब होता है निर्दिष्ट, यानी और इनके बड़े भाग का नीचे निर्दिष्ट तरीके से निपटारा किया जाए। यानी नेहरू के कहने का मतलब ये है कि मेरे राख की एक मुट्ठी गंगा नदी में फेंक दिया जाए और इसके बड़े भाग को नीचे निर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाए। बचे हुए राख का क्या करना है उन्होंने नीचे लिखा है, अभी आप देखेंगे। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन राखों का कोई भी हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन्ड बचा कर रखा जाए, आर प्रिजर्व्ड अथवा सुरक्षित रखा जाए। रिटेन्ड का मतलब होता है बचा कर रखना, प्रिजर्व्ड का मतलब सुरक्षित रखना, यानी इन राखों का कोई भी हिस्सा बचाकर अथवा सुरक्षित न रखा जाए। इस पैसेज को एक बार रिवाइज करता हूँ। इसमें नेहरू जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। नेहरू जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूँ तो मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, अगर मैं विदेश में मरता हूँ तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरे राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इन राखों की एक मुट्ठी गंगा नदी में फेंक दिया जाए और इनके बड़े भाग को, यानी एक मुट्ठी निकालने के बाद जो राख बचेगी उसको ये बता रहे हैं, और इनके बड़े भाग को नीचे निर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाए। इन राखों का कोई भी भाग बचाकर अथवा सुरक्षित न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। माई डिजायर टू हैव, मेरी इच्छा है कि, डिजायर का मतलब इच्छा, मेरी इच्छा है कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरे राख की एक मुट्ठी, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी, एसेस मतलब राख, मैंने पहले भी आपको बताया। थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के। यहीं नेहरू जी क्या इच्छा व्यक्त करते हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे राख की एक मुट्ठी इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, किसी धार्मिक महत्व से नहीं। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, यानी जो राख गंगा नदी में फेंकने के लिए एक मुट्ठी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उसको बताते हैं कि ये किसी धार्मिक महत्व से नहीं, बल्कि सो फार एज, क्योंकि आई एम कंसर्न, मैं इससे संबंधित हूँ। सो फार एज कंजक्शन है, इसका मतलब होता है जितना या फिर क्योंकि, और कंसर्न का मतलब होता है संबंधित। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, इन द मैटर, इस मामले में। सेंटिमेंट का मतलब भावना, मैटर का मतलब मामला, यानी इस मामले में मेरा कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे राख की एक मुट्ठी इलाहाबाद के गंगा नदी में फेंक दिया जाए, किसी धार्मिक महत्व से नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इससे संबंधित हूँ। इस मामले में मेरा कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। चलिए आगे देखिए। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। यानी नेहरू जी कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ। अटैच्ड का मतलब होता है जुड़े रहना। टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स, गंगा और जमुना नदी से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में। ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, ईवर हमेशा, सिंस माई चाइल्डहुड अपने बचपन से ही। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैं बचपन से ही हमेशा इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी से जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एज जैसे जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं बड़ा होता चला गया। ग्रोन ओल्डर का मतलब बड़े होते जाना। दिस अटैचमेंट, यह जुड़ाव, यह लगाव, अटैचमेंट का मतलब जुड़ाव या लगाव, हैज आल्सो ग्रोन, भी बढ़ा है। यानी जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, यह जुड़ाव भी, यह लगाव भी बढ़ा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, वॉच का मतलब देखना। दियर वेरिंग मूड्स, इसके बदलते हुए स्वरूपों को। वेरिंग का मतलब बदलते हुए, मूड्स का मतलब स्वरूप। एज द सीजन चेंज्ड, बदलते हुए मौसमों के साथ। सीजन का मतलब मौसम, चेंज का मतलब बदलते हुए। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैंने बदलते हुए मौसमों के साथ इसके बदलते हुए स्वरूपों को देखा है। किसके बदलते हुए स्वरूपों को? गंगा नदी के। यही नेहरू जी बता रहे हैं कि बदलते हुए मौसमों के साथ गंगा नदी या फिर जमुना नदी किस तरह अपने स्वरूपों को बदलती है, उसको इन्होंने देखा है। जैसे बरसात में बाढ़ आ जाना और गर्मी में सूखे रहना, इस तरह से बदलते हुए मौसमों में उन्होंने इसके बदलते हुए स्वरूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः विचार किया है। ऑफन का मतलब प्रायः, थॉट का मतलब विचार करना या फिर सोचना। और प्रायः विचार किया है ऑफ द हिस्ट्री, इसके इतिहास को। एंड मिथ, और पौराणिक कथाओं को। मिथ का मतलब होता है पौराणिक कथा। एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं को। एंड सॉन्ग, गीत को। एंड स्टोरी, और कहानी को। दैट, जो। हैव बिकम अटैच्ड टू देम, इससे जुड़े हुए हैं। थ्रो द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से। एंड, और। बिकेम पार्ट, भाग बन गए हैं। ऑफ दियर फॉलोइंग वाटर्स, इसके बहते हुए जलों की। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैंने बदलते हुए मौसमों के साथ इसके बदलते हुए स्वरूपों को देखा है और प्रायः इसके इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा और गीत और कहानी पर विचार किया है।
जो इससे लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इसके बहते हुए जलों का, इसके बहते हुए पानियों का भाग बन गए हैं। यानी इस पैसेज में नेहरू जी किस तरह से गंगा नदी से जुड़ गए हैं उसको बताते हैं। वे यहाँ पे लिखते हैं कि मैं बचपन से ही हमेशा इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी से जुड़ा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया यह जुड़ाव भी, यह लगाव भी बढ़ता गया। मैंने बदलते हुए मौसमों के साथ इसके बदलते हुए स्वरूपों को देखा है। और लिखते हैं कि और मैंने प्रायः इसके इतिहास, पौराणिक कथा और परंपरा और सांग यानी गीत और कहानी पर विचार किया है जो लंबे समय से इसके साथ जुड़ गए हैं और इसके बहते हुए जलों का, इसके बहते हुए पानियों का भाग बन गए हैं। चलिए आगे देखिए। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। स्पेशली मतलब विशेष रूप से। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्रिय रही है। बिलव्ड का मतलब प्रिय रहना। यानी गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, यह अपने लोगों की प्रिय रही है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, राउंड का मतलब चारों ओर, इंटरट्वाइंड गुथी हुई है। इंटरवाइंड नहीं, इंटरट्वाइंड होगा यहाँ पे, INTERTWINED रहेगा। हो सकता है मिस स्पेल हो गया हो। यानी गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, यह अपने लोगों की प्रिय रही है, जिसके चारों ओर गुथी हुई है हर रेशियल मेमोरीज, इसकी जातिगत यादें। रेशियल मतलब जातिगत, मेमोरीज मतलब यादें। हर होप्स एंड फियर्स, इसके आशा और डर। होप का मतलब आशा, फियर मतलब डर। हर सॉन्ग ऑफ ट्रियम्फ, इसके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, इसके विजय। एंड हर डिफीट्स, इसके हार। डिफीट का मतलब हार होता है और ट्रियम्फ और विक्ट्री इन दोनों शब्दों का मतलब विजय होता है। यानी ट्रियम्फ का मतलब भी विजय और विक्ट्री का मतलब भी विजय। यानी नेहरू जी लिखते हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, यह अपने लोगों की प्रिय रही है, जिसके चारों ओर इसकी जातिगत यादें, इसकी आशाएं और डर, इसकी विजय के गीत, इसकी विजय और इसकी हार गुथी हुई है। इंटरट्वाइंड का मतलब गुथी हुई, मैंने बताया है आपको। सी हैज़ बीन ए सिंबल, वह एक प्रतीक रही है। कौन? गंगा नदी। नेहरू जी बताते हैं कि सी हैज़ बीन ए सिंबल, वह एक प्रतीक रही है। सिंबल का मतलब प्रतीक। ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के लंबे समय के संस्कृति और सभ्यता का। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। यानी वह भारत के लंबे समय के संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलते हुए। ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहते हुए। एंड इट, और फिर भी। ईवर द सेम गंगा, वैसी ही गंगा है। यानी हमेशा बदलते हुए, हमेशा बहते हुए और फिर भी वैसी ही गंगा है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। आप स्नो कवर्ड पिक्स, बर्फ से ढके हुए चोटियों का। स्नो कवर्ड का मतलब बर्फ से ढका हुआ, पिक्स का मतलब चोटी। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय के गहरे घाटियों का। वैली का मतलब घाटी। यानी नेहरू जी कहते हैं कि वह मुझे हिमालय के गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों का याद दिलाती है। कौन याद दिलाती है? गंगा नदी। विच, जिसे आई हैव लव्ड सो मच, मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। एंड और ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लान्स बेलो, इसके निचले उपजाऊ और विस्तृत क्षेत्र। रीच का मतलब वैसे तो धनवान होता है, धनी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ लगाएंगे उपजाऊ से। वास्ट का मतलब होता है विस्तृत, विशाल या बड़ा। प्लान्स का मतलब क्षेत्र, बेलो मतलब नीचे। यानी और इसके निचले उपजाऊ और विस्तृत क्षेत्र। वेयर माई लाइफ एंड वर्क, जहाँ मेरे जीवन और कार्य हैव बीन कास्ट, ढले हुए हैं। कास्ट का मतलब होता है ढला हुआ। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं जो गंगा नदी का निचला, विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पे इनका जीवन और कार्य ढला हुआ है। एक बार इसको फिर से रिवाइज करता हूँ। नेहरू जी गंगा नदी के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, यह अपने लोगों की प्रिय रही है, जिसके चारों ओर इसकी जातिगत यादें, इसकी आशाएं और भय, इसकी विजय के गीत, इसकी विजय और इसकी हार गुथी हुई है। वह भारत के लंबे संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है, हमेशा बदलती हुई, हमेशा बहती हुई और फिर भी वैसी ही गंगा है। वह मुझे हिमालय के गहरी घाटियों और इसके बर्फ से ढके हुए चोटियों का याद दिलाती है, जिसे मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है, और इसके निचले उपजाऊ और विस्तृत क्षेत्र, जहाँ मेरे जीवन और कार्य ढले हुए हैं। आगे देखिए। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। स्माइलिंग मुस्कुराती रहती है, एंड डांसिंग और नाचती रहती है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, डांस का मतलब नाचना। इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश में। मॉर्निंग का मतलब सुबह, सवेरा या प्रातःकाल। सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश। यानी प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश में यह नाचती और मुस्कुराती रहती है। एंड डार्क, और अंधकार में। एंड ग्लूमी, और उदास।
ग्लूमी का मतलब उदास। एंड फुल ऑफ और भर जाती है मिस्ट्री रहस्य से। एज जैसे ही इवनिंग शैडोज शाम की छाया फाल गिरती है, यानी जैसे ही शाम की छाया गिरती है, यानी जैसे ही शाम होता है यह अंधकार में उदास और रहस्य से भर जाती है। यानी नेहरू जी गंगा नदी के बारे में बताते हुए लिख रहे हैं कि यह प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश में नाचती और मुस्कुराती रहती है, और जैसे ही शाम की छाया गिरती है, यानी जैसे ही शाम हो जाता है यह अंधकार में उदास और रहस्य से भर जाती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। ए नैरो एक पतली, नैरो का मतलब होता है पतली या संकरी। ए नैरो एक पतली, स्लो मंद गति से चलने वाली यानी धीरे चलने वाली, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम और सुंदर धारा। ग्रेसफुल का मतलब सुंदर, स्ट्रीम का मतलब धारा। इन विंटर जाड़े में, यानी जाड़े में यह एक पतली धीरे चलने वाली और सुंदर धारा बनाती है। एंड और ए वास्ट रोरिंग थिंग, एक विशाल गर्जन करने वाली वस्तु। वास्ट का मतलब विशाल, रोर का मतलब गर्जन करना या दहाड़ना। एक विशाल गर्जन करने वाली वस्तु ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, यानी मानसून के दौरान यह एक विशाल गर्जन करने वाली वस्तु बन जाती है। ब्रॉड बोसम्ड, चौड़ी छाती वाली। ब्रॉड बोसम्ड का मतलब होता है चौड़ी छाती वाली। ऑलमोस्ट लगभग एज द सी, सागर की तरह, यानी लगभग सागर की तरह चौड़ी छाती वाली। एंड और विद समथिंग ऑफ द सीज पावर, कुछ सागर की शक्तियों के साथ। टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने वाली, यानी नष्ट करने वाली कुछ सागर की शक्तियों के साथ। यानी नेहरू जी बताते हैं कि जाड़े में यह एक पतली धीरे चलने वाली और सुंदर धारा बनाती है, और मानसून के दौरान एक विशाल गर्जन करने वाली तथा लगभग सागर की तरह चौड़ी छाती वाली, यानी लगभग सागर की तरह विशाल दिखने वाली तथा कुछ सागर की तरह नष्ट करने वाली शक्तियों के साथ। द गंगा, गंगा नदी हैज बीन टू मी, मेरे लिए ए सिंबल, एक प्रतीक है। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। एंड मेमोरी और याद है, मेमोरी का मतलब याद। ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की, यानी गंगा नदी मेरे लिए भारत के अतीत की याद और प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रही है। रनिंग यानी चल रही है, इनटू द प्रेजेंट वर्तमान में, यानी जो वर्तमान में चल रही है। एंड फ्लोइंग और बह रही है, फ्लो मतलब होता है बहना। ऑन द ग्रेट ओशियन, महान महासागर में। ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के, यानी जो वर्तमान में चल रही है और भविष्य के महान महासागर में बह रही है। इस पैसेज में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं था, केवल यहाँ पे अंत में है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसका अर्थ एकदम आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, ध्यान से देखिए केवल। इसमें नेहरू जी ने बताया कि गंगा नदी सुबह में किस तरह से रहती है और शाम में किस तरह से हो जाती है, तथा जाड़े में कैसी बहती है और मानसून के दौरान एक ऐसी प्रतीत होती है। ये सारी बातें बताई नेहरू जी ने इस पैसेज में। ध्यान दीजिए, रिवाइज करता हूँ। प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश में यह मुस्कुराती और नाचती रहती है, और जैसे ही शाम की छाया गिरती है, यानी जैसे ही शाम हो जाता है, यह अंधकार में उदास और रहस्य से भर जाती है। जाड़े में यह एक पतली मंद गति से चलने वाली, यानी धीरे चलने वाली और सुंदर धारा बनाती है, और मानसून के दौरान यह एक विशाल गर्जन करने वाली वस्तु लगभग सागर की तरह चौड़ी छाती वाली, यानी सागर की तरह विशाल दिखने वाली, और कुछ सागर के नष्ट करने वाली शक्तियों के साथ। यह गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की याद और एक प्रतीक है, जो वर्तमान में चल रही है और भविष्य के महान महासागर की ओर बह रही है। चलिए, क्लियर हो गया होगा, अब आगे देखिए। एंड दो और यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि। आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने छोड़ दिया है। डिस्कार्डेड का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। मच ऑफ, बहुत से पास्ट ट्रेडिशन, पुराने परंपराओं को। एंड कस्टम और रीति रिवाजों को। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है और कस्टम का मतलब रीति रिवाज। यानी नेहरू जी बता रहे हैं कि और यद्यपि मैंने बहुत से पुराने परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। एंड और एन एनेक्सियस, एक चिंता है। दैट की, एनेक्सियस का मतलब चिंता होता है, और एक चिंता है कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, इंडिया यानी भारत, शुड रीड हरसेल्फ, मुक्त हो जाए यानी छुटकारा पा जाए। रीड का मतलब होता है मुक्त होना या छुटकारा पाना, यानी भारत छुटकारा पा जाए। ऑफ ऑल साइकिल्स, सभी बंधनों से। साइकिल्स का मतलब होता है बंधन या जंजीर। दैट, जो बिंड एंड कांस्ट्रेन हर, इसे बांधे और जकड़े रखे हैं। बिंड का मतलब बांधना, कांस्ट्रेन का मतलब होता है जकड़ना या कैद करना। जो इसे बांधे और जकड़े रखे हैं। एंड डिवाइडेड, और विभाजन करते हैं हर पीपल, इसके लोगों में, यानी और इसके लोगों में विभाजन करते हैं, यानी इसमें फूट डालते हैं। एंड सप्रेस, और दबाते हैं। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। वास्ट नंबर ऑफ देम, इसके विशाल संख्या को, यानी जो भारत में बड़ी संख्या में रहने वाले लोग हैं इसको दबाते हैं। सप्रेस यानी दबाते हैं। एंड प्रिवेंट, और रोकते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को। फ्री मतलब स्वतंत्र, डेवलपमेंट मतलब विकास। एंड प्रिवेंट, और रोकते हैं। द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को। ऑफ द बॉडी, शरीर के। एंड द स्पिरिट, और आत्मा के। स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है। यानी नेहरू जी कहते हैं कि और यद्यपि मैंने बहुत से पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है,
और एक चिंता है कि भारत उन सभी बंधनों से छुटकारा पा जाए, उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाए जो इसे बांधे और जकड़े रखे हैं और इसके लोगों में विभाजन करते हैं, यानी इसके लोगों में फूट डालते हैं और इसके बड़ी संख्या को दबाते हैं और शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। दो यद्यपि आई सीक, मैं खोजता हूँ, ऑल दिस, ये सभी, यानी यद्यपि मैं ये सभी खोजता हूँ। नेहरू जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैं ये सभी खोजता हूँ, क्या खोजता हूँ, यानी भारत उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाए जो इसे बांधे और जकड़े रखे हैं तथा इसके लोगों में विभाजन करते हैं, यानी फूट डालते हैं तथा इसके बड़ी संख्या को दबाते हैं और उनके शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। ये सभी चीज़ें नेहरू जी कहते हैं कि दो यद्यपि आई सीक, मैं खोजता हूँ, ऑल दिस, ये सभी, येट, फिर भी, आई डू नॉट विश, मैं इच्छा नहीं करता, टू कट माई सेल्फ ऑफ, स्वयं को अलग करने का, कट ऑफ का मतलब अलग करना, माई सेल्फ यानी स्वयं को, फ्रॉम दैट पास्ट, उस अतीत से, कम्प्लीटली, संपूर्ण रूप से। यानी नेहरू जी कहते हैं कि यद्यपि मैं ये सभी खोजता हूँ, क्या, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, यद्यपि मैं ये सभी चीजें खोजता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को उस अतीत से संपूर्ण रूप से अलग नहीं करना चाहता। इसको देखिए अब फिर नेहरू जी लिखते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, दैट ग्रेट हेरिटेंस, उस महान विरासत पर। हेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी नेहरू जी बताते हैं कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट जो हैज बीन, हमारी रही है, एंड इज, हमारी है, आवर्स, हमारी रहेगी। यही नेहरू जी कहते हैं कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, हमारी है और हमारी रहेगी। एंड और, आई एम कॉन्शियस, मैं सचेत हूँ, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, दैट की, आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, उन सभी की तरह, लाइक मतलब के तरह, कि मैं भी उन सभी की तरह, आई एम ए लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन, इस अटूट श्रृंखला में। अनब्रोकन का मतलब होता है जो टूटा न हो, यानी अटूट, चैन का मतलब श्रृंखला। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैं सचेत हूँ कि मैं भी उन सभी की तरह इस अटूट श्रृंखला में एक कड़ी हूँ। विच, जो, गोज बैक, लौटती है, गो बैक का मतलब होता है लौटना, टू द डान ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उषा काल से, डान का मतलब होता है उषा काल, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के पुरातन अतीत में। इमेमोरियल का मतलब होता है पुरातन, यानी जो भारत के पुरातन अतीत में इतिहास के उषा काल से लौटती है। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, हमारी है और हमारी रहेगी, और मैं सचेत हूँ कि मैं भी उन सभी की तरह इस अटूट श्रृंखला में एक कड़ी हूँ जो भारत के पुरातन अतीत में इतिहास के उषा काल से लौटती है। दैट चैन, वह श्रृंखला या फिर उस श्रृंखला को, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। यानी नेहरू जी कहते हैं कि उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य मानता हूँ। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना या बहुमूल्य मानना। एंड सीक, और लेता हूँ इंस्पिरेशन, प्रेरणा, फ्रॉम इट, इससे। यानी नेहरू जी कहते हैं कि उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य मानता हूँ और इससे प्रेरणा लेता हूँ। एंड और, एज विटनेस, साक्षी के रूप में या फिर गवाह के रूप में। विटनेस का मतलब होता है साक्षी या गवाह। एज विटनेस, गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, मेरी इस इच्छा के, यानी मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में। एंड और, एज माई लास्ट होमेज, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, लास्ट का मतलब अंतिम, और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, भारत के सांस्कृतिक विरासत के। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, इनहेरिटेंस का मतलब विरासत। यानी नेहरू जी कहते हैं कि और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में या फिर साक्षी के रूप में, और मेरी भारत के सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, आई एम मेकिंग, मैं कर रहा हूँ, दिस रिक्वेस्ट, यह प्रार्थना, यानी मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट की, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरे राख की एक मुट्ठी, बी थ्रोन, फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद के गंगा नदी में। टू बी कैरीड, ले जाने के लिए, टू द ग्रेट ओशियन, महान महासागर तक, दैट जो, वासेस, धोता है, इंडियाज सोर्स, भारत के सागर तटों को। सोर का मतलब होता है सागर तट। यानी नेहरू जी लिखते हैं कि मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में या फिर मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में और मेरी भारत के सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे राख की एक मुट्ठी इलाहाबाद के गंगा में महान महासागर तक ले जाने के लिए फेंक दिया जाए, जो भारत के सागर तटों को धोता है। एक बार इसको पूरा रिवाइज करता हूँ। और यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है और एक चिंता है कि भारत उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाए जो इसे बांधे और जकड़े रखे हैं तथा इसके लोगों में विभाजन करते हैं तथा इसके बड़ी संख्या को दबाते हैं और शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। यद्यपि मैं ये सभी खोजता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को उस अतीत से संपूर्ण रूप से अलग नहीं करना चाहता। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है
जो हमारी रही है, हमारी है और हमारी रहेगी। और मैं सचेत हूँ कि मैं भी उन सभी की तरह इस अटूट श्रृंखला में एक कड़ी हूँ जो भारत के पुरातन अतीत में इतिहास के उषा काल से लौटती है। उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा, चूँकि मैं इसे बहुमूल्य मानता हूँ और इससे प्रेरणा लेता हूँ। और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में और मेरी भारत के सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे राख की एक मुट्ठी इलाहाबाद के गंगा नदी में महान महासागर तक ले जाने के लिए फेंक दिया जाए, जो भारत के सागर तटों को धोता है। इसको देखिए, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरे राख का बड़ा भाग। मेजर का मतलब बड़ा होता है, पोर्शन का मतलब भाग। यानी नेहरू जी बताते हैं कि मेरे राख का बड़ा भाग हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, बी डिस्पोज्ड ऑफ, निपटारा किया जाए। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब निपटारा करना, अदरवाइज अन्य तरीके से, यानी किसी दूसरे तरीके से। यानी नेहरू जी बता रहे हैं कि हालांकि मेरे राख के बड़े भाग को किसी अन्य तरीके से निपटाया जाए। यानी एक मुट्ठी राख जब गंगा नदी में फेंक दिया गया, उसके बाद जो राख बचे उसको बताते हैं कि क्या किया जाए उस राख का। देखिए आगे अभी आपको पता चल जाएगा। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज, इन सब को, टू बी कैरीड, ले जाया जाए। कैरी का मतलब होता है ले जाना। हाई अप, ऊंचाई पर, इनटू द एयर, हवा में। इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इन सब को हवाई जहाज में रहकर हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए। एंड, और स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेर देना। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर। वेयर, जहां, द पीजेंट्स, किसान ऑफ इंडिया, भारत के, यानी जहां भारत के किसान टॉयल, परिश्रम करते हैं। टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना और पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इनको हवाई जहाज में रहकर हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं। सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल, वे मिल सकें। मिंगल का मतलब होता है मिलना। विथ द डस्ट एंड सॉइल, धूल और मिट्टी के साथ। डस्ट का मतलब धूल, सॉइल का मतलब मिट्टी। यानी ताकि, सो दैट का मतलब ताकि वे धूल और मिट्टी के साथ मिल सकें। ऑफ इंडिया, भारत के, यानी वे भारत के धूल और मिट्टी के साथ मिल सकें। एंड बिकम, और बन जाएं, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अविवेच्य भाग या अभिन्न भाग। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है अविवेच्य, यानी जिसे अलग न किया जा सके। अभिन्न भी बोल सकते हैं। रिवाइज करता हूँ एक बार इसको। नेहरू जी कहते हैं कि हालांकि मेरे राख के बड़े भाग को किसी अन्य तरीके से निपटाया जाए, मैं चाहता हूँ कि इनको हवाई जहाज में रहकर हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से खेत के ऊपर बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं, ताकि वे भारत के धूल और मिट्टी के साथ मिल सकें और भारत का एक अविवेच्य भाग यानी अभिन्न भाग बन जाएं। यानी नेहरू जी ने क्या इच्छा प्रकट किया कि एक मुट्ठी गंगा नदी में राख फेंकने के बाद जो बाकी राख बच जाती है उसको हवाई जहाज में रखकर हवा में ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं, ताकि वे भारत के धूल और मिट्टी के साथ अभिन्न रूप से मिल जाएं और भारत का एक अभिन्न भाग बन जाएं। नेहरू जी ने ऐसा इच्छा प्रकट किया है। चलिए अब अंतिम लाइन देखिए। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस विल एंड टेस्टामेंट, इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को। विल एंड टेस्टामेंट का मतलब होता है इच्छा पत्र और वसीयतनामा। मैंने शुरू में ही आपको बताया था। यानी नेहरू जी बताते हैं कि मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को लिखा है इन न्यू दिल्ली में ऑन द 21 डे ऑफ जून, यानी जून के 21 तारीख को, इन द ईयर, वर्ष में 1954, यानी वर्ष 1954 में। यानी नेहरू जी बताते हैं कि मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को न्यू दिल्ली में वर्ष 1954 में जून के 21 तारीख को लिखा है। ये चीज़ें तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे, नहीं किया तो अब कर दीजिए। स्टूडेंट, मैं कहूँगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मैं ये मानता हूँ। जो आपने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पढ़ा उनकी अपेक्षा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। इसमें सेंटेंस काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो मैं कहूँगा कि जो भी इसमें मीनिंग हैं जो आपके बुक में दिए हैं उसको आप याद कर लीजिए। और इस चैप्टर के ही नहीं बल्कि सभी चैप्टर के मीनिंग्स को आपको याद करना चाहिए। वैसे मैंने इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। बाकी अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।